सेंचुरी हो गई भाई अजान अवैस की अपने डेब्यू हुई मैच में, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में हमारे बैक टू बैक 2 विकेट्स गिर जाती हैं, हमारे कप्तान भी लुढ़क जाते हैं, साउथ शकील भी टाइम से निपट जाते हैं, 0 ही रन किए हैं बेसिकली उन्होंने। और फिर आते हैं हमारे रिजी और सलमान अली आगा, जो कि अभी पीएसएल से होके आए हैं, जलील ही होके आए हैं बेसिकली। लेकिन भाई साहब पहले ही मैच में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में हमें एक अच्छी पार्टनरशिप करके दिखाई है और अपने पीएसएल के सारे गुनाह धुलवा लिए। और साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी और नाहिद राणा के भी फड्डे चल रहे थे भाई साहब, एक दूसरे को बाउंसरे मार रहे थे। पहले शाहीन की बारी थी, ठीक है, और अब आपको पता है नाहिद राणा की बारी थी। वैसे शाहीन को भी देखो ना पंगा कहाँ ले रहा है भाई, तो अपनी पेस देख फिर उसकी पेस देख। आज वैसे शाहीन शाह अफरीदी ने नया बॉल पकड़ के जो दूसरा बॉल डिलीवर किया, और वो जो पेस बता रहा था उस टाइम पे को 93 94 बता रहा था, यकीन करो उस टाइम पे देख के इतनी कुछ तब चढ़ी मुझे। मैंने कहा शाहीन साहब को शर्म कर लो, और तुम पंगे ले रहे हो 150 वाले बॉलर से। खैर जरा इसको छोड़ते हैं। बाबर आजम की मैंने वीडियो देख ली आज, यार शहजादा नोकिंग करवा रहा है, वो भी मोहम्मद रिजवान को। जैसे ही वीडियो मेरे सामने ही मैंने कहा भाई ये कौन सी इंजरी है, मतलब मैच खेलने के लिए बंदा इंजर्ड है लेकिन मैच देखने के लिए भी इंजर्ड नहीं है, मैच देखने भी आ सकता है, और उसके बाद नोकिंग करवाने के लिए भी बंदा अवेलेबल है। मतलब रिजी को नोकिंग करवा रहा है। वैसे बाय द वे रिजी ने आज 1-2 ड्राइव्स जो मारी है ना, दिल खुश कर दिया उस बंदे ने, और लग रहा था कि बाबर आजम ने उस बंदे को नोकिंग करवाई हुई है, थोड़ा कुछ असर नजर आया हमें उसकी बैटिंग में। खैर भाई साहब बाबर आजम नोकिंग भी करवाते फिर रहे हैं। आज सुना को नेट में उस बंदे ने बैटिंग शैटिंग भी कर ली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसकी इंजरी अपडेट्स यही हैं कि अगर बंदा बैटिंग नेट्स में कर सकता है तो मतलब मामला सारे क्लियर हो चुके हैं। मतलब वो थोड़ा सा कोई मसला लग रहा होगा उनको, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आप मैच ना ही खेलें, ये ना हो कि बड़ा मसला ना हो। इसी वजह से उस बंदे ने मैच नहीं खेला। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ग्रीन टॉप की वजह से बंदा रेस्ट करके बैठ गया, ज़रा कुछ शर्म कर लो। बल्कि आमिर जमाल ने भी इसी बात में मेरा ख्याल है ट्वीट कर दी है कि आजकल तो लोगों का काम ही यही है कि बैठ के बाबर आजम के बारे में उल्टी सीधी बातें करें और अपना कारोबार चलाएं। वैसे हम उस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि हम बाबर आजम की लेते भी हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं कि जिस दिन वो अच्छा करता है हम उसकी तारीफ कर देते हैं, और जिस दिन वो बुरा करता है तो हम उसको जलील भी करते हैं। तो हम तो उस कैटेगरी में आते नहीं हैं। बेसिकली आमिर जमाल ने जो ट्वीट किया था ना, वो उन लोगों को टैग करते हुए ट्वीट किया था जो मुसलसल ही बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब वो अच्छा करें बुरा करें कोई गर्ज नहीं है, बाबर को पेल दो बस पकड़ के। तो आमिर जमाल उन लोगों को मेंशन कर रहे थे। वैसे मेरा मशवरा है आमिर जमाल से, पहले ही तेरी टीम में जगह नहीं बन रही, ऊपर से तो इस तरह के ट्वीट्स करेगा। आपको पता है पहले किसी ज़माने में फ़खर जमान ने भी ऐसा एक ट्वीट कर दिया था बाबर आजम के रिलेटेड, फिर उसके सामने जो चीज़ें आई हैं हमने भी देखी, आप सबको पता है। पहले ही ये बंदा 804 जो इसने अपनी कैप पे लिखवा लिया था उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहा है ये बंदा, और अभी ये ऊपर से फिर से ट्वीट्स आ रहे हैं। ज़रा को मेहरबानी कर ले भाई, तू भी टीम में पहले जगह बना ले, कुछ 4 परफॉर्मेंसेज कर ले। हमारे लड़कों का है यही वैसे, मतलब इनको अगर सोशल मीडिया पे बोलने की अगर आज़ादी मिल ही गई है ना तो ये भी ज़्यादा शौखे हो जाते हैं और ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई आपने पाकिस्तान क्रिकेट अभी खेलनी है, ख़त्म नहीं हो गए। चलो ये कामरान अकमल, बासित अली, शोएब अख्तर ये बैठ के अगर इधर उधर की बातें करते हैं ना तो इनको मसला नहीं है, ये क्रिकेट नहीं खेलनी इन्होंने। अब आपने शहजादे वो भी क्रिकेट खेलनी है तो ज़रा लिमिट में रह के बात किया करो। फिर यही छोटे मोटे आपके ट्वीट्स होते हैं जो फिर पकड़े जाते हैं। हालांकि इस बंदे ने बात गलत कोई भी नहीं की। अभी इसने जो आखिरी लाइन इस्तेमाल किया वो तो बड़ी जालिमाना और कातिलाना थी, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा। जो ट्वीट में इसने शुरू के जो वर्ड्स इस्तेमाल किए अभी मैं सिर्फ उसी पे बैठा हूँ, मैंने लास्ट वाली लाइन बोली ही नहीं है। फिर मेरा मशवरा यही है अपने क्रिकेटर्स को कि भाई साहब अपनी गेम पे तवज्जो दें, अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें, छोड़ दें इन चीज़ों को। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। बाबर को देख लेना यार आप, कि वो बंदा ट्वीट करता ही नहीं है ऐसे कुछ चवलें शवलें। भाई ठीक है जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं चलती रहें। हालांकि जितना क्रिटिसिज्म उस बंदे पे हो रहा है उसका तो हक बनता है, वो तो बल्कि डेली वीडियो करे यूट्यूब पे बैठ के, भाई तुम मेरे बारे में ये बात कर रहे हो या फलाना मेरे बारे में ये बात कर रहा है। खासकर जो एक्स क्रिकेटर्स बैठ के बातें करते हैं वो तो मैं कहता हूँ तगड़े तगड़े जवाब दे आगे यूट्यूब चैनल पर बैठ के, ठीक है। लेकिन वो इन चीज़ों से दूर रहता है, उसको पता है भाई ये सारी चुस्सें मारते रहना इन्होंने, ये इनका काम है, मेरा काम है ग्राउंड में खेलना, तो वो मेरा काम है, मैं अपना काम करता हूँ बैठ के। ये थी स्टोरी भाई साहब आमिर जमाल के ट्वीट की। और साथ ही अगर बाबर आजम की फिटनेस पे बात करें तो बंदा फिट लग रहा है और ये भी लग रहा है कि अगला मैच वो बंदा खेलेगा। लेकिन मुझे ये भी टेंशन साथ ही साथ पड़ रही है कि वो खेलेगा किसकी जगह, क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर है खासकर जो हमने नए प्लेयर्स भर्ती किए थे वो तो दोनों ही परफॉर्म करके गए हैं। अब्दुल्ला फजल भी 50 कर गया और उसके बाद अजान अवैस ने तो सीधा सेंचुरी ही स्कोर कर दिया। तो इन दोनों को बाहर बिठाना तो बनता नहीं है। वैसे भी यंगस्टर्स ने अगर ये कुछ ना भी करते ना, इनको अगला मैच देना जरूरी ही था। भाई एक मैच का चांस दे कि आपने क्या ही तीर मार लिया। कोई भी अगर आप यंगस्टर पिक करते हैं और ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान खेल सकता है तो फिर उसको एटलीस्ट 2-3 मैचेस 4 मैचेस तो चाहिए ना, क्योंकि पहले मैच में तो उस बंदे को नर्वसनेस और टेंशन तो होती है। जाहिर सी बात है कोई भी यंगस्टर हो उसको टेंशन पड़ी होती है कि भाई मुझे पहले ही मैच में रन करने पड़ेंगे, अगर मैंने रन ना किए तो बड़े चांसेस हैं कि मैं अगला मैच नहीं खेलूंगा, मुझे नहीं खिलाएंगे ये अगला मैच। तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है यंगस्टर को। लेकिन इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि उन यंगस्टर दोनों ने ही परफॉर्म कर दिया। तो अब क्या अगले मैच में इमी को बाहर बिठाएंगे? वैसे अभी अगली इनिंग भी पड़ी है, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इमामुल हक भी भाई बड़े तगड़े रन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बेटर है। और अगर उस बंदे ने भी बड़े रन कर दिए तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब बाहर किसको बिठाएंगे? शान मसूद तो बैठेगा नहीं बाहर, वो तो कैप्टन है।
ठीक है, 2 डाउन पोजीशन पे वो तो बंदा आगे खेलेगा ही खेलेगा। और बाबर आजम फिट हो तभी यही टॉप ऑर्डर में है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 2 डाउन तक लेके जा सकते हैं ना, इससे नीचे तो नहीं कर सकते ना। आपने उसको 1 डाउन पोजीशन पे भी खिला के देखा हुआ है, 1 डाउन पोजीशन पे भी अच्छा खेलता है, लेकिन आपने पिछली जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ थी हमने तो उस बंदे से ओपनिंग भी करवा दी है, ठीक है। तो मतलब वो तो ये टॉप ऑर्डर में किसी भी जगह पे खेल ही सकता है, लेकिन सिर्फ टॉप ऑर्डर में। ये समझ नहीं आ रही कि भाई साहब बाबर आजम अगला मैच खेलेगा तो ज़रूर, तो बाहर कौन बैठेगा ये भी ज़रा लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। साथ ही अगर मेरे दोस्त रिजी की बैटिंग पे बात करें तो बैटिंग कम एक्टिंग ज़्यादा, बल्कि एक्टिंग भी कम, ओवर एक्टिंग ज़्यादा देखने को मिली है हमें। हर दूसरी बॉल पे नखरे, हर दूसरी बॉल पे भाई क्रैम्प पड़ रहे हैं इसको। और जब वो चवल सी शॉट मार के ऐसे ही उसने देखा ना कि बॉल हवा में और सीधा फिल्टर के हाथ में, फ़ौरन ही अपनी टांगे उठाना शुरू कर दी और ओ क्रैम्प पड़ गया मेरे, ओए अभी अभी बस मैं ये क्रैम्प की वजह से ही मसला हो गया, वरना तो ये बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही होनी थी। ये कहीं अगर मेरी ज़िंदगी में क्रैम्प्स ना ही होते ना तो मैं हर बॉल पे छक्का मारता निकल निकल के। और भाई मेहरबानी कर ले यार, ज़िंदगी गुजर गई है, तेरी ओवर एक्टिंग है, ख़त्म ही नहीं हुई। मुझे भी ये गलत फहमी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन गलत फहमी है। जितनी जल्दी हो सके आप भी ये चीज़ समझ लें कि आपको भी ये गलत फहमी है कि आप एक्टर हैं। वो जो सम टाइम एक्टिंग, सम टाइम क्रैम्प्स, यहाँ तो ऑलवेज ओवर एक्टिंग चल रही है भाई। कभी भी हमें तेरी अच्छी एक्टिंग देखने को नहीं मिली, हर बार ऐसे लग रहा है कि भाई तू जान के नखरे कर रहा है। और आज भी शहजादा ऐसे ही भाई ओवर एक्टिंग करता हुआ मार्केट से शार्ट हो जाता है आउट होके, गंदी सी शॉट मारी है उस टाइम पे, हालांकि अच्छा खेल रहा था। ज़रूरत थी इन दोनों की क्रीज पे खड़े रहने की, वैसे क्रेडिट इन दोनों को ही जाता है कि ये यहाँ तक लेके आए, और जिम्मेदारी है भाई इन दोनों की, सीनियर बैटर्स हैं ये भी और सलमान अली आगा भी। आगा जी पे बात करें तो आज शहजादा 50+ रन करके तो जाता है, लेकिन आसान ही किया उस बंदे ने, क्योंकि पहली को 12-13 बॉलों पर उस बंदे ने एक भी सिंगल नहीं लिया, 0 स्कोर पर खड़ा हुआ था और आउट हो गया। मतलब 0 स्कोर पर यह बंदा आउट हो गया था, वो तो लकी। ऐसा कुछ साबित हुआ है कि बुमराह वाला सीन हो गया भाई साहब, जैसे बुमराह ने 9 बॉल पे आउट कर दिया था फ़खर जमान को, वैसे ही तस्किन अहमद ने 9 बॉल पे आउट कर दिया सलमान अली आगा को। क्योंकि जैसे ही आगा जी आउट हो के मार्केट से शार्ट होने वाली करते हैं, इधर से अंपायर 9 बॉल का सिग्नल पेश कर देते हैं कि भाई साहब रुक जाएं। भाई साहब ये जो आपकी जलालतें हमने PSL में फेस कर ली हैं ना, वो अब यहाँ पे ना दिखाएं, यहाँ पे रन करके जाएं। अंपायर ने ही वापस बुला लिया, वरना आगा जी तो मार्केट से शार्ट ही हो रहे थे। तो यूँ ज़रा लकी साबित हुआ है भाई सलमान अली आगा, और उसके बाद उस बंदे ने अच्छी बैटिंग भी की है। रिजी और सलमान अली आगा ने बड़ी तगड़ी बैटिंग की, ये चीज़ को आप मानो, लेकिन उसके बाद घटिया घटिया शॉटें भी मार के गए हैं। चलो आगा की तो कह सकते हैं स्लिप में कैच गया, वैसे वो भी कोई इतनी अच्छी शॉट थी नहीं, लेकिन जो रिजवान साहब चुस मार के गए हैं ना, उसके लिए तो भाई साहब 21 तोपों की सलामी ड्रेसिंग रूम में ज़रूर मिली होगी उस बंदे को। खैर भाई उसके बाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी के अंदर का बैटिंग वाला कीड़ा जाग जाता है और फिर आ जाते हैं नाहिद राणा उसके सामने, और नाहिद राणे ने आते साथ ही जो पहला बाउंसर मारा है शाहीन मेरे दोस्त को, जो कि बेसिकली वाइड का पंजा हो गया था, हमें ही फ़ायदा मिला उस चीज़ का। लेकिन भाई साहब उसने गुस्सा निकालना था, जो शाहीन ने पहली इनिंग में नाहिद राणे को बाउंसरे मारने के बाद उस बंदे को जाके देख रहा था बड़े गुस्से वाली आंखों से 125 पे बॉल करने के बाद। मतलब शाहीन शाह अफरीदी की बेबसी का आलम ये चेक करो कि 125 की बॉल करने के बाद वो जाके घूर रहा है नाहिद राणे को। राणा आपको पता है फिर वो तो अंदर बर्दाश्त कर रहा था, उसको पता था भाई अगली इनिंग में वास्ता पड़ सकता है मेरा इसके साथ, और अगर वास्ता पड़ा तो फिर मैंने इसको बताना है कि 150 पे बाउंसरे कैसे पड़ती हैं। उसने फिर आगे 142-45 में भाई बाउंसरे मारी हैं शाहीन शाह अफरीदी को। वैसे शाहीन ने उसको 1-2 चौके भी मारे हैं। इसी के लिए अगर देखा जाए ना तो राणा अपनी पेस को सही तरीके से यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा। उसके माइंड में एक ही किसी ने बता दिया कि भाई तूने पाकिस्तानियों को जाके सिर्फ बाउंसर मार मार के ही डराना है और ये डर के चुप करके आउट होकर चले जाएंगे। उसको किसी ने ऐसा बता दिया। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है तो 150 पे बॉलिंग कर रहा है, आगे भी बैटर खड़े हुए हैं, चलो उनसे 150 पे बॉलिंग होती नहीं है लेकिन डिफेंड तो कर ही सकते हैं ना 150 की बॉल को। ठीक है ज़रा तू भी कुछ मेहरबानी कर ले, कोई अच्छी बॉल कर ले। अगर हमारी बैटिंग लाइनअप पे नज़र डालें तो हमने अपनी बैटिंग में कुछ 7 खब्बे भर्ती किए हुए हैं, और आज मेहदी हसन मिराज जो कि ऑफ स्पिनर हैं उस बंदे ने 5 आउट कर दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि आगे सारे के सारे खब्बे थे। वो बंदा आता गया आउट करता गया, आता गया आउट करता गया। हालांकि इस सीरीज़ से पहले हमें टेंशन पड़ी हुई थी नाहिद राणे की, और वो इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग साबित नहीं हुआ हमारे खिलाफ, जो कि मेहदी हसन मिराज 5 आउट करके चला गया। क्योंकि हमने ये तो सोचा नहीं था कि हम तो 7-7 खब्बे भर के जा रहे हैं, और खब्बों के सामने ऑफ स्पिनर आपको पता है आजकल तीनों फॉर्मेट में चल रहे हैं। किसी भी फॉर्मेट में अगर लेफ्ट हैंड बैटर सामने आ रहा है ओपोजिशन में, कोई भी ऑफ स्पिनर पार्ट टाइमर भी होना उसको भी लगा देते हैं सामने और वो विकेट भी लेके चला जाता है। ऐसी को सूरत हाल बनी हुई है, ये पता नहीं कौन सा मैचअप बन गया, समझ से काम बाहर है। खैर भाई साहब इस तरह की सूरत हाल है कि 34 रन की लीड पकड़ के बैठी हुई है बांग्लादेश इस टाइम पे, और हमें चौथी इनिंग में कितना ज़्यादा टारगेट मिल जाएगा मेरे हिसाब से भाई साहब 200-250 भी अगर हमें पड़ गया चौथी इनिंग में करना बहुत ज़्यादा है हमारे लिए वो 250 भी, क्योंकि आज भी विकेट पे अनइवन बाउंस हो रहा था और अभी ये तीसरा दिन था, अभी चौथा दिन होगा, और कल का दिन आपको पता बांग्लादेश ने बैटिंग करनी है। अगर वो कहीं 2-3 सेशन बैटिंग कर जाते हैं तो हमारी बैटिंग पड़ेगी तीसरे सेशन के एंड पे जाके, या सीधा ही 5वें दिन बैटिंग मिलेगी हमें। देखते हैं भाई साहब कल के डे में क्या बनता है। पाकिस्तान को आते साथ ही विकेट्स लेना बड़ा ज़रूरी है, जितना हो सके कम से कम हमें टारगेट मिले। ठीक है, बाकी आप सबको क्या लगता है यार, अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।